हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका डॉक्टर इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है मैंने आपके 2 वीडियो बना चुका हूं मैं। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उसको जाकर देखिए आप लोग सभी। बहुत बेनिफिट करेगा। एग्जाम में इनका नियम भी आता है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब नियम नियम में ही सवाल मिक्स रहता है। ठीक है, अभी जो आपको बताने वाला हूं वो आपको समझाऊंगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर समय बचेगा तो आपको समझाएंगे रियल डेप्थ क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक पानी टंकी है, उसमें कोई सिक्का गिर जाए तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना। तो वो उठा हुआ क्यों दिखता है, इसका आपको आज समझ में आएगा क्यों दिखाई पड़ता है उठा हुआ। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसको। तो पहले हम क्या समझेंगे, आप 3 नियम समझेंगे। कौन कौन सा? एक समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। दूसरा आपको समझाएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, TIR, शॉर्ट में इसको TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका है रियल डेप्थ, मतलब कि आभासी तथा वास्तविक वास्तविक गहराई, गहराई रियल एंड अपरेंट डेप्थ। हालांकि आभासी पहले तो क्या लिखेंगे, अपरेंट अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। ठीक है ना। क्या होता है ये, आइए समझते हैं वन बाय वन। और क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आभासी वास्तविक गहराई, यहां से आपको लगभग मान चलिए 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां से हर साल इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। ठीक, क्रांतिक कोण के बारे में पूछ लेगा। हालांकि देखिए जो 2023 में जो आपका इंटर पेपर हुआ है, उसमें देखिए एक सवाल उसमें पूछा गया है, किससे? क्रांतिक कोण से, है ना। क्रांतिक कोण के कंडीशन से पूछा गया था। तो अभी आपको मैं उस सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए आइए पहले समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक, ये मान चलता हूं कि सबको शायद अपवर्तन पता होगा, अपवर्तन क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि अपवर्तन के साथ ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसमें मैंने कहा कि ये एक मीडियम है। ऊपर एक मीडियम माध्यम है, नीचे माध्यम है, और नीचे मैंने कहा है सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। और ऊपर क्या हमारा है? विरल माध्यम है। ठीक है, यहां पर हमारा विरल माध्यम है। ठीक, अच्छा, सघन माध्यम क्या होता है? जिसमें सूर्य का प्रकाश या कोई लाइट आसानी से ट्रेवल न कर पाए, आसानी से चल ना पाए, या उस माध्यम में एंटर करते ही उसकी स्पीड कम हो जाए, तो वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या होता है? सघन होता है। जिसमें मैंने कहा कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। दुनिया में और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां पर प्रकाश की चाल वायु से तेज हो। ठीक है ना। तो हमेशा सापेक्ष किसको लेते हैं? वायु से, यानी वायु से हम लोग कंपेयर करते हैं। जितने भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं उसको वायु से कंपेयर करते हैं। ठीक, तो सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम तो है, किसके सापेक्ष है? वायु है ऊपर। ठीक है, तो इधर हो गया एयर, तो इधर हो गया क्या? कुछ ही मान लीजिए पानी है, पारा है आपका, ठीक है ना, या और कुछ मान लीजिए जो भी है, कांच है ना, ग्लास जिसे कहते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों माध्यमों के बीच में एक क्या है, सबको पता होगा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस यानी जो पृष्ठ होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एन, अभिलंब। ठीक, ये हमेशा 90 पे होता है, 90 पर। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया कि यहां से एक लाइट ऐसे निकाली, एक लाइट ऐसे निकाली किसी भी एंगल पर।
ये नॉर्मल है, अविलंब है, और ये हमारा आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। ठीक, तो यहां से एक रे निकाली ऐसे, और ये सरफेस है। ठीक, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा देखो, जब भी कोई लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, थोड़ा सा विलंब से दूर हट गई। ठीक, ये हमारा कौन सा एंगल है? आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक, थोड़ा सा मैंने इस एंगल को और बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया, इसे देख लीजिए यहां पर, ये और ये हमारा हो गया अभिलंब। थोड़ा सा मैंने इसको और बढ़ाया, इसे आई थोड़ा बड़ा किया, आई, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, और इधर की ओर झुक गई, मतलब अभिलंब थोड़ा सा दूर भाग गई। और तो ऐसे करते 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 एक कंडीशन ऐसी आई कि ये जो लाइट है, ये ऐसा एक मीडियम हो गया आपका, और ये हो गया अभिलंब। जब मैंने क्या किया, जब इससे भी थोड़ा आगे बढ़ाया, तो जब लाइट मैंने इतना बढ़ा दिया उसके एंगल को, ये आई कि ये जो लाइट है, ये उस मीडियम में गई ही नहीं और ना इस मीडियम में आई। तो हुआ क्या फिर, ये सतह को से टच करता हुआ ऐसे, दोनों सतहों को, जो विरल माध्यम जो सघन माध्यम, उनके जो बीच में जो सरफेस है उसको टच करता हुआ ऐसे निकल गया। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा कर देंगे, यही होता है क्रांतिक कोण। कैसे परिभाषा देंगे? देखो अभी मैंने क्या, थोड़ा सा इसको यहां से निकाला था रे को, तो ये इधर रिफ्लेक्ट कर गई, उधर अपवर्तन हो गया इसका। थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और झुक गई इधर को, थोड़ा और बढ़ाया, अभी सतह को छूता हुआ जा रहा है। तो यही पार्टिकुलर कंडीशन जो होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आई है, इसी आई को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। सी मतलब क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, क्रांतिक कोण। अब जब इस सतह को छूता हुआ निकल जाए, उस समय बताओ यहां पर अपवर्तन कोण कितना होगा? आर हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। भाई अरे भाई, किरण ऐसे जा रही थी, अभी यहाँ 90 नहीं है, यहां पर कैसा हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से कितना कोण बना रहा है? ये 90। आर का मान कितना हमारा है? 90 है। ठीक, और ये आई हमारा किसके बराबर हो जाएगा? सी के। सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, परिभाषा कैसे देंगे? कि सघन माध्यम में बना वह आपतित कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतित कोण, अभिलंब और किरण, इसे क्या बोलते हैं? आपतित कोण, मतलब कि कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतित कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे कोण को जो सघन माध्यम में बना है, उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, एक बार फिर सुनिए, सघन माध्यम में बना वह आपतित कोण, यह सघन माध्यम है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण, यह किरण का अपवर्तन हुआ ना उधर, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे आपतित कोण को जो कि सघन माध्यम में बना है, क्रांतिक कोण कहते हैं। आई बराबर सी के बराबर होगा, और यहां पे आर क्या होगा? 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है क्रांतिक कोण का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब एक बात और समझिए, इसका फार्मूला भी आता है। तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि ये जो हमारा मीडियम है, ये मीडियम है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है? n2, और इसका क्या मान लेते हैं हम लोग? n1। ठीक, n1 किसका है? विरल माध्यम का। n2 किसका है? सघन माध्यम का। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्रांतिक कोण का एक सूत्र भी होता है। क्या होता है वो? n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c, है ना। अब ये आया कहां से, ये भी मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। कैसे? ये बताइए, जहां पर भी अपवर्तन का नियम, अपवर्तन होगा, वहां पर स्नेल का नियम लगेगा लगेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अपवर्तन हो रहा है ना। देखो यहां प्रकाश सघन से जा रही है, विरल में जा रही है, या सतह छूती हुई जा रही है। तो अगर मैं यहां पर स्नेल का नियम लगाऊं, तो स्नेल का नियम क्या होता है? ध्यान सुने, पहले सबको पता होगा फिलहाल, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बाई n1। क्या होता है इनका नियम? कि आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात
उन दोनों माध्यमों के जो अपवर्तनांक होते हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि एक रिलेशन है ये। अभी जब हम पीछे पहुंचेंगे आपको तो समझाएंगे कि अपवर्तन में कैसे होता है स्टैंडर्ड नियम। ठीक है, पहले आज ये समझिए पहले आप। तो N2 ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और साइन आई क्या है, ये मतलब कि मान चलिए आप, हालांकि यहां पर N2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नियम वहां बताया जाएगा जहां पर स्टैंडर्ड नियम समझाया गया है। ये तो हम समझा रहे हैं आपको क्रांतिक कोण। ठीक, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये साइन आई इंटू N1 बराबर साइन आर इंटू N2। ठीक, ये क्या चीज है देखो, साइन आई N1 साइन आर N2। ये N2 क्या है, दूसरे माध्यम का पूर्णांक है, N1 क्या है, पहले माध्यम का पूर्णांक। ठीक, आइए अब इसमें मान लगा दीजिए, उस सूत्र आपका आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, आई बताओ किसके बराबर है, इस केस में C के, तो जहां आई वहां क्या हो जाएगा C, साइन C इंटू N1। ठीक, बराबर साइन आर, आर का मान क्या है 90 डिग्री, तो यहां क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और अपवर्तनांक कितना इसका है N2। ठीक, अब साइन 90 का मान सबको पता होगा 1 होता है, क्या हो जाएगा यहां पर साइन C इंटू N1 इक्वल टू 1 इंटू N2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हम इसको भेज देंगे नीचे, इसको भेज देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा हमारा N1 N2 ले इसके नीचे, क्या हो जाएगा N2 बराबर 1 अपान साइन C। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं N भी बोल देते हैं, N मतलब कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इस माध्यम के सापेक्ष, मतलब वायु के सापेक्ष ही तो ले रहे हैं इसको ना। ठीक है, तो यहां क्या ले सकते हैं हम लोग ANG, अगर ये ग्लास है तो, अगर ये ग्लास है और ये एयर है तो इसको मैं ले सकता हूं ANG बराबर 1 अपान साइन C, या केवल आप लिख देती है N बराबर 1 अपान साइन C। ये होता है क्रांतिक कोण का फार्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको इस पर एक सवाल करवाता हूं। ठीक, हो गया, बताएं, बता दें, ठीक, ओके। चलिए, अच्छा एक नेम ये भी समझ लीजिए, तब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, क्या होता है ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। ठीक, TIR। देखिए ये भी वही केस है, बस उसी में एक कंडीशन है बस। देखो कैसे, ये एक सरफेस है आपका मिल गया, ये मान लीजिए आप सघन माध्यम है। अच्छा इधर सघन माध्यम ही क्यों लेते हैं, बताते हैं भैया आपको। और ये विरल माध्यम, और ये हमारा क्या है अभिलंब है। ठीक, तो यहां क्या किया मैंने, यहां से जब मैंने किरण डाली ऐसे, जो कि I बराबर C वाली कंडीशन, जो क्रांतिक कोण वाली, तो ये क्या होगा, इस सरफेस को जो टच करता हुआ ऐसे निकल जाएगा, तो यहां पर R कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये क्रांतिक कोण मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा इसी में ये भी छिपा हुआ है, कैसे कि यदि I को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये रे थोड़ा और डिबेट करेगी, मतलब विचलन होगा इसका। देखो अभी पहले ऐसे थी, थोड़ा ऐसे हुई, इधर आई, फिर सरफेस को टच कर रही है। अब अगर मैं थोड़ा इसको और बढ़ा दूं, मान लीजिए मैं इसको यहां से कर दूं, यहां से, यहां से कर दिया मैंने। ठीक, जब इधर करूंगा तो ये जो रे है वो इधर जाने के बजाय इसी माध्यम में फिर से वापस चली जाएगी। ठीक, तो आई हमारा क्या हो गया, सी से बड़ा हो गया। ठीक है ना, आई जब सी के बराबर है तो ये सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, और जब आई सी से बड़ा है तो ये सरफेस उसी मतलब उसी सघन माध्यम में ही वापस लौट आ रही है। भले ही ये ट्रांसपेरेंट है फिर भी ये उसी माध्यम में वापस आ रही है, मतलब जिस माध्यम से जा रही उसी माध्यम में वापस आ रही। वो आपने पढ़ा होगा, परावर्तन देखा होगा आपने, ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक,
तो आई जो है सी से बड़ा हो गया। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, सी से बड़ा हो जाए, उस स्थिति में अगर सघन माध्यम से ही प्रकाश विरल माध्यम में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा, ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, तीन कंडीशन यहां से बनती हैं। क्या? कि आई मतलब आपतित कोण अगर सी से छोटा है तो उस समय क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। ये पहली कंडीशन है। अगर आई सी के बराबर हो जाए तब क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। ठीक, इसे कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, यानी कि सरफेस को टच करती हुई लाइट निकलना, तो उधर ही रहेगा ना तो इधर ही सरफेस को टच करता हुआ निकल जाएगा। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है कि आई, तीसरी कंडीशन क्या हमारी है कि आई जो हमारा है सी से बड़ा हो जाए, उस समय क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, जो कि मैंने भी आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आभासी तथा वास्तविक गहराई भी बाद में समझेंगे। इस पर एक सवाल आपको समझाते हैं, ठीक, जो कि तुम्हारे एग्जाम में शायद 2023 में आया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, बता दें इसको, नोट कर लीजिए। हो गया? डन। थोड़ा मैं मार्कर को इंक पिला दूं उसके बाद में। ओके, चलिए देखते हैं सवाल क्या था आपका। सवाल ये था कि एक जो है प्रिज्म बना है। क्या बना है? प्रिज्म। आया सवाल आपका, आप जाकर चेक करिएगा पेपर में। यहां पर ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ये ए बी सी एक प्रिज्म है। प्रिज्म का आगे वाला भाग दिखाते हैं। और यहां पर जो प्रिज्म कोण है वो आपको दिया था इसने 45 डिग्री। क्या दिया था? 45 डिग्री। और यहां पर आ रही थी एक रे, ऐसे ऐसे एक रे आ रही थी इसके ऊपर, जो कि लंबवत थी, 90 डिग्री पर थी। ठीक, और हमसे ये, अच्छा एक बात और दिया था, क्रांतिक कोण इसने दे रखा था कितना? 45 डिग्री। ये देखो सेम सवाल आप चेक करिए जा करके, सेम ये सवाल दे रखा था। ठीक है, क्रांतिक कोण कितना दिया था? 45 डिग्री। और प्रिज्म कोण कितना है? 45 डिग्री। और रे हमारी किरण कितने पे आ रही है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था कि ये किरण, जो ये किरण आ रही है आपतित किरण, ये इस प्रिज्म से होकर कहां जाएगी, मतलब किधर निकलेगी? इधर अपवर्तन होगा कि जब यहां टकराएगी सेकंड सरफेस पर तो इसका TIR होगा, क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, या ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, क्रिटिकल एंगल वाला। तो आइए समझते हैं क्या होता है। ठीक, वेरी सिंपल है ये। अच्छा एक बात और, इसने इस प्रिज्म का अपवर्तनांक भी पूछा था। इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? वेरी सिंपल है, अभी दिखाते हैं आपको। क्रांतिक कोण अगर पता है तो ये फार्मूला आप लगा देंगे, इसका अपवर्तनांक भी आराम से निकल जाएगा। कैसे? देखो, अच्छा एक चीज आपको समझा दूं मैं, कि मान लीजिए ये एक सरफेस है,
और इधर आपका है, इधर अपवर्तनांक मान लीजिए n2 है, उधर का अपवर्तनांक क्या है, n1 है। अपवर्तनांक कुछ भी हो दोनों माध्यम का, अगर कोई प्रकाश लंबवत आ रहा है 90 डिग्री पे आ रहा है, तो सबको पता है कि अभिलंब से दूर हटता है या पास में आता है, लेकिन इधर का अपवर्तनांक कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ये सीधे ही निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कुछ भी हो, अगर लाइट लंबवत आ रही है तो वो सीधा ही निकल जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना था। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे निकालेंगे। हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक बताना है, मतलब कि एनपी, एनपी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक ये बताना है। और ई मतलब निर्गत किरण, निर्गत किरण ये हमें बताना है, इमर्जेंस एंगल। ठीक, ये हमें बताना है, दो चीजें हमें दिखानी है। तो पहले आइए ये समझते हैं इसका अपवर्तनांक कहां से आएगा। सुनिए, हमें क्रांतिक कोण पता है, तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा लेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। कैसे, एन बराबर 1/sin सी। एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, हमें यही चाहिए। तो एनपी इज इक्वल टू 1/c का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और 1/, इसका मान कितना होता है, 1/√2। ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये एनपी बराबर √2। तो इसका अपवर्तनांक कितना आ गया, √2 का आ गया। √2 का मान आपको पता है कितना, 1.414 करके होता है। तो इसका अपवर्तनांक कितना आएगा, 1.4 लगभग अप्रॉक्स में। ठीक है, या √2 या √2, ये आ गया इसका अपवर्तनांक। अच्छा, हमसे एक चीज और पूछी थी इसने कि बताओ ये रे अगर एंटर कर रही है तो ये रे कहां से जाएगी, इसका अपवर्तन होगा। कंडीशन, 3 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी। एक होता है आई जब सी से छोटा हो, आई जब सी से बड़ा हो, और आई जब सी के बराबर हो। आइए देखते हैं तीनों में से यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक, देखिए ये रे कितने 90 पा रही है, तो मैंने कहा अपवर्तनांक कुछ भी हो बाहर का प्रिज्म का, ठीक है ना, ये किरण सीधे जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल गई बिना डिबेट करे, सीधे निकल गई, ये सरफेस ये सरफेस। ठीक, अब यहां क्या बनाएंगे, अभिलंब। अभिलंब हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंबवत होता है, तो ये हो गया लंबवत। अब देखो यहां भी कितना बनेगा, 90। ठीक, ये 90 बन गया। अब देखो 90 ये 45 ये, तो कितने बचा भाई, ये त्रिभुज तो बन गया। ए यहाँ मान लो बी है, यहाँ मान लीजिए सी है, तो ये ए बी सी क्या है, त्रिभुज तो है। और ए त्रिभुज तीनों कोण सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 है, तो ये 45 से कितना बचा हमारा, 45। ठीक, अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण। अच्छा बताइए, सरफेस, ये जो सरफेस है प्रिज्म का, जो दूसरा पृष्ठ है, इससे कितना कोण बनेगा अभिलंबत का, 90। ठीक, और यहां पर कितना 45, तो कितना बचा 45। तो देखो हमारा जो किरण हमारी जा रही है इसके अंदर, वो जो अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आई, आपतित कोण। देखो आपतित कोण आई और सी क्रांतिक कोण, बताओ बराबर नहीं बराबर। देखो भाई ये भी 45 है आपतित कोण, और क्रांतिक कोण भी कितना है, 45 है, यानी ये वाली कंडीशन इसमें लगने वाली है। ठीक, तो क्रांतिक कोण कंडीशन लगेगी तो ना तो ये किरण बाहर निकलेगी, क्योंकि उस समय क्या होगा, अपवर्तन होगा, जो कि अपवर्तन कंडीशन है नहीं ये। ठीक, और अगर आई का मान सी से ज्यादा होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 45 आया है, ये 46 होता, तो ये जो रे है ना इधर घूम जाती, ना तो इसका ग्रेडिंग इमरजेंस होता और ना तो अपवर्तन होगा। तो अभी क्या है, आई सी के बराबर है, तो ये सरफेस को छूता हुआ ऐसे निकल जाएगा। बात समझ गए, मतलब क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस, क्रांतिक कोण वाली कंडीशन। ठीक, तो ये सवाल जो है 2023 में आया था कक्षा 12 में। ठीक, उसको मैंने सॉल्व कराया बड़ी आसानी से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या आई सी से छोटा होता तो क्या होता है, आई सी से बड़ा होता तो क्या होता है, और आई सी के बराबर होता तो क्या होता है। ठीक, अब एक रूल और बचा है, आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई क्या होती है। ठीक, इसको भी समझा देते हैं अभी आपको। ठीक है।